नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल गाइड 360 में। आज हम बात करेंगे सेक्शन 2 की सबसेक्शन 24 ऑफ बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 और इसको कंपेयर करके पढ़ेंगे सेक्शन 40 ऑफ आईपीसी 1860 के। दोनों किस चीज की बात करते हैं? ऑफेंस की बात करते हैं, ऑफेंस की डेफिनेशंस की बात करते हैं। ऑफेंस की जो डेफिनेशन आईपीसी में थी वो सेक्शन 40 के अंतर्गत आती थी। नए लॉ यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 में 2 की सबसेक्शन 24 यानी धारा 2 की उपधारा 24 के अंतर्गत इसको दिया गया है अपराध की परिभाषा कि अपराध होता क्या है, अपराध होता क्या है। तो हम समझेंगे कि अपराध को कहां कहां डिफाइन किया गया है, पहली चीज जो समझनी है हमें। दूसरी चीज ये समझनी है क्या सीआरपीसी और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्ट आया है बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और आईपीसी उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्ट है भारतीय न्याय संहिता में ऑफेंस की डेफिनेशन दी गई है। क्या दोनों में डेफिनेशन सिमिलर है? क्या दोनों का मतलब एक निकलता है? इस चीज को भी हम समझेंगे। आगे समझेंगे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी चीजों के जवाब मैं देने वाला हूं आज के इस लेक्चर के अंदर। तो बगैर किसी देरी के समझते हैं एक एक चीज को एक एक करके। सबसे पहले जो आपको प्री में याद करने वाला क्वेश्चन है वो ये है कि ऑफेंस सीआरपीसी में डिफाइन है और अब अगर नए लॉ की बात करें तो ऑफेंस कहां डिफाइन? तो बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में धारा 2 की उपधारा 1 ये क्यू के अंदर ये डिफाइन है और सीआरपीसी में कहां डिफाइन था? तो धारा 2 की उपधारा एन में डिफाइन था। 2N में सीआरपीसी के अंतर्गत आपको अपराध की परिभाषा देखने को मिलती है और नए लॉ की अगर बात करें तो 2 की 1 का Q के अंतर्गत आपको अपराध की डेफिनेशन देखने को मिलती है। ये बात हम कर रहे हैं सीआरपीसी और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्ट है बीएनएसएस की। तो पहले तो सीआरपीसी और बीएनएसएस के अकॉर्डिंग समझते हैं कि ऑफेंस का मतलब क्या है। याद क्या रखना है वो मैंने बता दिया। ऑफेंस मींस अपराध का मतलब क्या है? एनी एक्ट और ओमिशन। एक्ट क्या होता है, ओमिशन क्या होता है, मैंने आपको दोनों चीजें बताई हैं। जैसे कि किसी को चाकू मारा आपने, ये एक्ट किया। अब ओमिशन क्या है? ओमिशन मतलब होता है कुछ ना करना जिसके लिए आप लीगली बाउंड हो, वो हो गया ओमिशन। करना एक्ट, ना करना ओमिशन। अब अपराध जो होता है वो इन दो ही चीजों से होता है, या तो एक्ट से होगा या ओमिशन से होगा। कैसे? एक्ट जैसे मैं आपको बताऊं, आप किसी के घर में घुसे, आपने क्या करी? हाउस ब्रेकिंग करी, फिर आपने वहां से सामान उठाया, चोरी करी, आपने थेफ्ट किया, या बहुत ज्यादा लोग मिलकर कर रहे हैं तो रॉबरी हो गया। तो ये सब आप क्या कर रहे थे? एक्ट, और इससे क्या हुआ? एक अपराध हो गया। अब दूसरा तरीका बताऊं मैं, ओमिशन से कैसे हो सकता है अपराध। तो ओमिशन से अपराध ऐसे हो सकता है कि जैसे आपकी कोई कस्टडी में व्यक्ति है, आप उसको खाना नहीं दे रहे हो, मतलब आप क्या कुछ कर नहीं रहे हो। ओमिशन मतलब आप कुछ कर नहीं रहे। एक्चुअली ऐसा नहीं कि आप उसको जहर दे रहे हो, जहर दे के मार रहे हो, आप कर क्या रहे हो कि आप खाना ही नहीं दे रहे हो, वो भूख से अपने आप मर जा रहा है। तो ये कौन सा अपराध हुआ? ओमिशन के द्वारा अपराध हुआ। ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि जहां पर एक्ट और ओमिशन दोनों को मिला के भी अपराध हो, ऐसा भी हो सकता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि एक व्यक्ति है, उस पर कई चाकुओं से वार करा गया और उसका खून बह रहा है। अब आपने देखा तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उसको इन्फॉर्म करो, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जिन केसेस के अंदर एक व्यक्ति है उससे ये उपेक्षा करी जाती है कि वो पब्लिक सर्वेंट को इन्फॉर्म करे।
पर आप इन्फॉर्म नहीं करते, और रीजन क्या, रिजल्ट क्या होता है, वो व्यक्ति मर जाता है। तो यहां पे आपने क्या किया, ओमिशन भी किया है। या इसी में मैं और एक चीज अगर ऐड करूं कि जो एक्ट कर रहे थे उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ कर नहीं रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं, और वो मर जाता है व्यक्ति, तो यहां पर एक्ट और ओमिशन दोनों के रिजल्ट से किसी की मौत हो गई। या इसका और एक सटीक एग्जांपल दूं मैं, एक जेल है और जेल के अंदर क्या करता है, दो लोग हैं, तो वो लोग कहते हैं कि हम दोनों लोग मिलकर इसको मारेंगे। कैसे मारेंगे, एक व्यक्ति जो है जो उसको खाना प्रोवाइड कराता है वो क्या करता है, खाने के अंदर थोड़ा थोड़ा पॉइजन डेली देता है ताकि उसकी मौत हो, वो धीरे धीरे करके मरे। तो वो तो पॉइजन दे रहा है। अब एक व्यक्ति जो है ना, जो उसकी जिम्मेदारी है कि उसको पानी पिलाना है एक कैदी को, वो क्या कर रहा है, उसको पानी नहीं पिला रहा है। तो एक तरफ तो उसको पॉइजन दिया जा रहा है धीरे धीरे करके, और एक तरफ उसको पानी नहीं दिया जा रहा है। तो इन दोनों का रिजल्ट क्या निकला, उस व्यक्ति की मौत हो जाती। तो ये क्या हुआ, एक्ट और ओमिशन के जरिए मौत। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यही कुछ सिचुएशंस हैं, कुछ ऐसी स्थिति हैं जिनके आधार पर ही ऑफेंस होगा। तो सीआरपीसी और नए लॉ की बात करें, बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, दोनों के अंतर्गत ऑफेंस, अपराध का मतलब क्या है, एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ। ये चीज याद रखो, जिसको पनिशेबल बनाया गया हो किसी भी कानून के द्वारा, फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, और ऐसा कानून फोर्स में होना चाहिए। अब मैं ये कहूं कि जैसे मान के चलो, हम एक एग्जांपल लें, आईपीसी है। अब आईपीसी ने मान लो ये थेफ्ट है 379, इसको पनिशेबल बना लिया, और आज की डेट में आईपीसी या इसकी कॉरस्पेंडिंग जो एक्ट है बीएनएस, दोनों ने थेफ्ट को क्या बनाया हुआ है, अपराध बनाया हुआ है, और आज ये फोर्स में भी है। तो ये यही कह रहा है कि कोई एक्ट और ओमिशन जिसे किसी लॉ ने क्या बनाया हो, पनिशेबल बनाया, और वो क्या फोर्स में हो। तो ये तो बात हुई सीआरपीसी के अकॉर्डिंग इसकी ऑफेंस की डेफिनेशन। मतलब किसी एक्ट और ओमिशन को अगर किसी लॉ ने पनिशेबल बना दिया है, अगर आप इस तरह का एक्ट करते, जैसे किसी को आपने एक चाकू मारा और अगर इसको उन्होंने पनिशेबल बना दिया किसी एक्ट ने, तो आपने ऑफेंस किया है। या आप किसी को जिसके लिए आपको ड्यूटी माइंड किया गया और आप वो काम नहीं कर रहे हो, और ऐसी चीज लॉ ने पनिशेबल बनाई है, जैसे कि एक एफआईआर लिखना, क्राइम अगेंस्ट वुमन के मामले में एक एफआईआर लिखना पुलिस वाले की ड्यूटी है, बाध्यता है उसकी। अगर वो एफआईआर नहीं लिखता है तो 166A आईपीसी के अकॉर्डिंग उसे सजा दी जाएगी। तो उसने क्या करा, ओमिशन का अपराध किया। तो या तो वो ओमिशन को पनिशेबल बना दिया गया हो, या उस एक्ट को पनिशेबल बनाया गया हो किसी लॉ के द्वारा, और वो ऐसा लॉ फोर्स में होना चाहिए उस टाइम पे, जब इस तरह का जो एक्ट हो रहा है या जो ओमिशन हो रहा है उस टाइम फोर्स में होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि ये है अपराध की डेफिनेशन। तो ये तो डेफिनेशन थी सीआरपीसी में, और इसी के आगे लिखा हुआ है एंड इंक्लूड, और इसके अंदर सम्मिलित है एनी एक्ट, कोई भी एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अ कंप्लेंट के संबंध में मे बी मेड अंडर सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास। आप सिर्फ इसको याद रख लो, समझने की कोई जरूरत कि 20 कैटल ट्रेसपास एक्ट जो 1871 का है, उसके अंतर्गत भी अगर कोई इस तरह की कोई कंप्लेंट आती है तो उसको भी हम ऑफेंस ही मानेंगे, और वो इसमें इंक्लूड है। इतनी सी बात, समझने वाली बात। मेन जो ऑफेंस की डेफिनेशन समझनी थी हमें सीआरपीसी और बीएनएसएस के अकॉर्डिंग, वो हमने ऑलरेडी आपको बता दी। अब दूसरी ऑफेंस की डेफिनेशन जो हमें देखने को मिलती है वो आईपीसी के अंदर डिफाइन। तो पहली ऑफेंस की डेफिनेशन कहां डिफाइन है, सीआरपीसी में, मैंने बता दी, बीएनएसएस में। तो दोनों में नंबर चेंज हो गए हैं। जो सीआरपीसी में 2N होता था वो अब इसमें बीएनएसएस में क्या हो गया, 2Q हो गया है, 21Q। तो एक चीज ये याद रखनी थी। अब दूसरी चीज जो हमें याद रखनी है वो ये कि आईपीसी में ये डिफाइन है। तो आईपीसी में अब ये कहां डिफाइन है, तो मैंने ऑलरेडी शुरू में ही आपको बताया था कि आईपीसी में तो ऑफेंस डिफाइन है 40 में, और वहीं बीएनएस की बात करें तो ये 24 में डिफाइन है। एक चीज तो आपको ये याद रखनी कि ऑफेंस आईपीसी में कहा था सेक्शन 40, बीएनएस में कहा है 24 में, 2K 24 में। ठीक है, तो एक बात तो ये हुई। अब हम समझते हैं आईपीसी के अकॉर्डिंग ऑफेंस की डेफिनेशन। तो यही मैं आपको बता दूं कि
समझाने से पहले कि आईपीसी में और सीआरपीसी में ऑफेंस की डेफिनेशन बिल्कुल अलग है, सिमिलर नहीं है। आईपीसी है वो ऑफेंस की डेफिनेशन को क्या कर रही है, लिमिटेड कर रही है, वही सीआरपीसी है वो ब्रॉड कर रही है। पर एक मामले में आईपीसी ऑफेंस की डेफिनेशन को ब्रॉड कर रही है। अब उन सब चीजों को हम समझेंगे कैसे। जैसे कि जो पहली चीज है आईपीसी में ऑफेंस का मतलब क्या है, ये तो ये पहली बात करते हैं कि एक्सेप्ट इन द चैप्टर एंड सेक्शंस। तो कुछ चैप्टर्स हैं और सेक्शंस हैं जो मेंशन है इन सबसेक्शन ए एंड बी, द वर्ड ऑफेंस मीन्स। कुछ चैप्टर और सेक्शंस हैं जो सब क्लॉज ए और बी में दी गई। किसके सब क्लॉज में, इसी के 40 आईपीसी के सब क्लॉज ए और बी, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन जो 24 है उसके ए और बी में कुछ सेक्शंस और कुछ चैप्टर्स दिए गए हैं, उनको छोड़ दे तो ऑफेंस, उनके अलावा अगर उनको छोड़ दें तो ऑफेंस का मतलब क्या होगा वो यहां समझते हैं। तो उसके अलावा ऑफेंस का मतलब है अ थिंक मेड पनिशेबल बाय दिस संहिता। कोई भी ऐसी चीज जिसे इस संहिता ने पनिशेबल बनाया हो, इस कोड ने पनिशेबल बनाया हो, आईपीसी की बात करें तो कोड और बीएनएस की बात करें तो संहिता, तो यह तो इस कोड ने किसी भी थिंग को क्या बनाया हो, पनिशेबल बनाया हो, या इस संहिता ने किसी थिंग को पनिशेबल बनाया हो। अब थिंक क्या है, तो थिंक का मैं बता दूं आपको मतलब है कोई एक्ट और ओमिशन से, कोई एक्ट और ओमिशन से। पर अब क्वेश्चन मेरे मन में ये उठता है कि सीआरपीसी में पर्टिकुलर वर्ड इन्होंने मेंशन किए रहे थे एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ, पर यहां कह रहे एनी थिंक मेड, अ थिंक मेड पनिशेबल बाय दिस। तो अगर मैं बात करूं यहां पे बाय दिस संहिता करके तो उन्होंने लिमिटेड कर दिया कि कोई भी थिंक है वो अगर इस संहिता के द्वारा अगर पनिशेबल है तो उसे हम अपराध मानेंगे। पर वहीं सीआरपीसी क्या कह रही थी, एनी लॉ, किसी भी लॉ के अंतर्गत अगर किसी एक्ट और ओमिशन को अगर आपने माना है तो सर्कल किसका बड़ा होगा इस मामले में, सीआरपीसी और बीएनएस, इसका सर्कल अपराध के मामले में बड़ा हो गया। अब वहीं दूसरी चीज की बात कर ले, थिंक, और उधर बात करी गई थी एक्ट और ओमिशन की। तो थिंक में एक्ट और ओमिशन तो आता ही है, पर क्या कोई ऐसी चीज भी हो सकती है कि एक्ट और ओमिशन के अलावा भी कोई जिससे अपराध होता हो। तो मैं बता दूं यह लॉ मेकर्स की जो इंटेंशन है ना वो ये भविष्य की तरफ है। तो उस टाइम लॉ बनाया था उनकी इंटेंशन बट क्लियर थी, वो कह रहे थे एक्ट और ओमिशन से तो ऑफेंस होता ही है, एनीथिंग में एक्ट और ओमिशन तो इंक्लूड है ही, इसके अलावा भी कोई अगर भविष्य में या कोई ऐसी चीज निकल के आती है जिससे अगर कोई अपराध हो जाता है और उसे हमारे लॉ ने पनिशेबल बनाया है इस संहिता ने, तो उसे हम अपराध मानेंगे, उसे हम ऑफेंस मानेंगे। तो इस मामले में सर्कल किसका बड़ा हो गया, आईपीसी का, क्योंकि आईपीसी एक्ट और ओमिशन को ही शामिल नहीं कर रही है, वो एक्ट और ओमिशन से भी ज्यादा कोई और चीज शामिल करना चाहती है। पर आज की जनरल डेट में अभी तक आप यही समझोगे कि थिंक का मतलब क्या है, एक्ट और ओमिशन। पर सर्कल किसका बड़ा है, विस्तार किसका ज्यादा हो रहा है, आईपीसी का इस मामले में, क्योंकि ये अपने आप को बड़ा करके दिखा रही है। तो लॉ लिखा ही ऐसे जाता है कि मैं बता देता हूं एक्ट और ओमिशन, अब मैं थिंक बता देता हूं, कोई भी थिंक जिससे अगर अपराध हो जाता है और जिसको लॉ ने पनिशेबल बनाया है इस संहिता के द्वारा, अगर इस संहिता के द्वारा उसे पनिशेबल बनाया गया है तो वो अपराध है। पहली चीज तो ये। अब जो इन्होंने एक्सेप्शंस दिए हैं कि इन दो चीजों को छोड़ दो, तो फर्स्ट क्लॉज को पढ़े तो इन दोनों चीजों को छोड़ के आईपीसी में जो भी है सब क्लॉज ए और बी को छोड़ के, जो सब क्लॉज ए और बी में कुछ चैप्टर और सेक्शंस दिए हैं इनको छोड़ के आईपीसी और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्ट है बीएनएस के अंदर का कोई भी थिंक है और जिसे अगर इस संहिता ने अगर पनिशेबल बनाया है तो वो ऑफेंस है, पहली चीज। अब समझते हैं दूसरी चीज। सब क्लॉज जो इसका ए है वो दूसरी चीज है, वो कहता है चैप्टर 3 एंड इन द फॉलोइंग सेक्शंस नेमली सबसेक्शन 2, 3, 4, 5 ऑफ सेक्शन 8। तो ये आईपीसी में 63, 64, 65, 66, 67 हुआ करती थी। अभी इनको एग्जांपल से समझेंगे। और सेक्शंस होगी जैसे 9, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 119, 120, 123, सब सेक्शन 7 और 8 ऑफ सेक्शन 1 से 27। ऐसी सेक्शन होगी 222, 230, 231, 240, 48, 250, 51, 259, 260, 261, 262, 263,
और सबसेक्शन 6 और 7 ऑफ सेक्शन 308, सबसेक्शन 2 और सेक्शन 330। तो इन सेक्शंस में जो है और ये चैप्टर में द वर्ड ऑफेंस का मतलब क्या होगा, यहां पे द वर्ड ऑफेंस का मतलब क्या होगा, पहली चीज तो मैंने वहां बता दी थी, इनको छोड़ के अब इन सेक्शन में मान लो आ गई बात। तो आईपीसी और बीएनएस के अंतर्गत तो ये ऑफेंस होंगे ही होंगे इन सेक्शन में ही, पर ये कहता है मीन्स अ थिंग पनिशेबल अंडर दिस संहिता, इस संहिता के अंतर्गत तो हो गई, और अंडर एनी स्पेशल लॉ, किसी स्पेशल लॉ में भी इन सेक्शन के अंतर्गत वो पनिशेबल हो जाएंगे ऑफेंस। अगर इस तरह की जो सेक्शंस हैं इनमें जो ऑफेंस दिए गए हैं, अगर इस तरह का कोई एक्ट या कोई इस तरह की ओमिशंस करता है तो वो स्पेशल लॉ पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा, ना केवल स्पेशल लॉ बल्कि लोकल लॉ तक पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं बहुत अच्छे, जरूरत क्यों पड़ी इस तरह से लिखने की। 1870 से पहले हमारी अगर हम बात करें तो 1870 से पहले ये 1870 से पहले ये सब क्लॉज ए और बी नहीं हुआ करते, तो जरूरत क्यों पड़ी। तो मैं आपको बताऊं, जैसे कि कोई स्पेशल एक्ट है, मान लो पॉक्सो ले लो, एनडीपीएस ले लो, ठीक है, कोई भी एक एक्ट ले लो आप जो स्पेशल लॉ है, ऐसे आप लोकल लॉ समझ लेना, मैं दोनों के परिपेक्ष में आपको समझा रहा हूं। अब इस एग्जाम्पल को हम लेके चले चैप्टर 3 को, तो चैप्टर 3 किस चीज की बात करता है पहले ये समझ लें। जो चैप्टर 3 की बात करिए वो किसकी बात करता है, तो चैप्टर 3 जो है बीएनएस का, वो किसकी बात करता है, जनरल एक्सेप्शंस की, सामान्य अपवाद की। और वही चैप्टर 3 और ये आईपीसी का चैप्टर क्या हो गया 4, ये दोनों बात करते हैं किस चीज की, जनरल अपवाद की। अब जनरल अपवाद कहां से कहां तक है, तो आईपीसी की अगर हम बात करें तो ये 76 से स्टार्ट होते हैं और 106 तक जाते हैं, ये प्री के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर बात बीएनएस की करें तो 14 से लेके 42 लेके 44 तक जाते हैं, ये बात हो गई। अब इसमें हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब मैं सेक्शन 20 ऑफ बीएनएस की लेता हूं, इसकी भारतीय न्याय संहिता, और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन की अगर बात करें तो आईपीसी में ये सेक्शन 82 हुआ करती थी, 82 ऑफ आईपीसी। ये क्या है, जनरल एक्सेप्शन की सेक्शन है, मैंने ऑलरेडी बता दी, क्यों जरूरत पड़ी वो मैं आप समझाने वाला हूं, आपको बड़ा ध्यान से सुनिए। और ये बात क्या करती है, एक्ट ऑफ चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज। तो ये जो बात करती है 82 ऑफ आईपीसी और 20 ऑफ बीएनएस, ये कहते हैं कि कोई भी एक्ट अपराध नहीं होगा अगर वो 7 साल से कम उम्र के बच्चे ने किया है, मतलब 7 साल से कम उम्र के बच्चे ने अगर कोई अपराध किया है तो उसे हम अपराध नहीं मानेंगे, यही आईपीसी कहती है, यही बीएनएस कहता है। अब ये जनरल एक्सेप्शंस आपके दिए गए हैं, वो ये कहते हैं कि इन मामलों में ऑफेंस का मतलब क्या होगा, पनिशेबल अंडर दी संहिता, इस संहिता के द्वारा तो उसको अंतर्गत माना ही जाएगा पनिशेबल, और एनी स्पेशल लॉ और लोकल लॉ के अंतर्गत भी पनिशेबल बनाएगा। तो अब मैं बताऊं आपको, एक ऐसी सिचुएशन आई है कि स्पेशल लॉ और मैंने जो एनडीपीएस किया, यहाँ पे जो ऑफेंस हुआ है वो किसी ऐसे बच्चे ने किया जो 7 साल का है, पर वो चीज न तो एनडीपीएस के अंतर्गत लिखी है, ना किसके पॉक्सो के अंतर्गत नहीं लिखी है, स्पेशल लॉ के अंतर्गत नहीं लिखी है, या किसी लोकल लॉ के अंतर्गत नहीं लिखी है। तो ऐसी सिचुएशन में अब आप जनरल एक्सेप्शंस लेना चाहो कि नहीं मैं तो 7 साल से नीचे कहूँ, मुझे तो अपराध माना ही नहीं जाएगा, कैसे लोगे। तो वहां पे ये जो सब क्लॉज 1 है वो ये कहता है कि वहां पे आप, वहां नहीं भी लिखा है तब भी जो आईपीसी है ये वहां तक एक्सटेंड कर जाएगी, आप इसका सहारा लोगे। तो 1870 में इस चीज की जरूरत महसूस करेगी कि कहीं नहीं लिखा है तो कैसे करोगे। जैसे इसी के अंतर्गत आपको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी के बारे में लिखा हुआ है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी डिफाइन नहीं है, अब उसके अंतर्गत आपको उसे के अंतर्गत आपको किसी को सजा देनी है स्पेशल एक्ट में, तो कैसे दोगे, कैसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी वहां नहीं लिखी है तो फिर क्या होगा। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, आईपीसी उसको डिफाइन कर देगी अपराध को, और आईपीसी वहां पहुंच जाएगी, बीएनएस वहां पहुंच जाएगा, और स्पेशल लॉ में भी वही मतलब निकाला जाएगा उस ऑफेंस को करने के लिए जो आईपीसी में 120 के अंतर्गत जो ए और बी में दिया गया है। ऐसी कोई अवेटर है, अवेटर को क्या पनिशमेंट दी जाएगी, वो मान लो उसमें नहीं दिया हुआ है, तो अवेटर को जो पनिशमेंट आईपीसी के अकॉर्डिंग दी गई यही एक्सटेंड हो जाएगा स्पेशल लॉ तक, उसी के अकॉर्डिंग अवेटर की वही डेफिनेशन वहां पढ़ी जाएगी। तो ये तो था पहली सेक्शन का मतलब। अब ऐसे ही मैं चलो
चैप्टर 3 की जो है जनरल एक्सेप्शंस है, इसी में अब मैं एक दूसरी कोई सेक्शन ले लेता हूं, जैसे सेक्शन 22 ले लेते हैं, चलो इसकी जगह, ठीक है। 22 ऑफ बीएनएस, और ये आईपीसी में कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन क्या हो जाएगी इसकी 84। ये बात करती है एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। कोई व्यक्ति है जो अनसाउंड माइंड है, उसने ऐसा एक्ट करा है और जिससे अपराध हो गया है। मतलब जनरल एक्सेप्शन का मतलब क्या, वो जो चीज कर रहा है उसके लिए वो ऑफेंस की पूरी जो क्राइटेरिया जो चाहिए ऑफेंस को करने के लिए वो पूरे फुलफिल हो रहे हैं, पर वो क्या है जनरल एक्सेप्शन में गिर रहा है, इसलिए उसे अपराध नहीं माना जाएगा। तो अब अगर कोई अनसाउंड माइंड का कर रहा है, वो पॉक्सो का कोई अपराध कर रहा है और वो प्ली लेना चाहे तो कैसे लेगा? अगर मान लो पॉक्सो में ये चीज डिफाइन नहीं है तो वो इस आईपीसी के जनरल एक्सेप्शन के अंतर्गत क्या होगा, उसको मान लिया जाएगा। तो इसलिए ये एक्चुअल में देखा जाए तो एक्सटेंशन है आईपीसी का स्पेशल और लोकल लॉ के ऊपर। इतनी सी बात ये हुई, बाकी और सेक्शन से मैं सारी एक एक करके तो नहीं समझाऊंगा क्योंकि इतनी सेक्शन, इन सेक्शंस के अंतर्गत अगर कोई इस तरह का कोई चीज है और अगर लोकल लॉ और स्पेशल लॉ में अगर जरूरत पड़ती है तो वहां से मतलब निकाल लिया जाएगा और ये वहां तक ऑफेंस को डिफाइन कर देती है, वहां भी इन सेक्शन के अंतर्गत वहां ऑफेंस माना जाएगा। अगर जैसे एक्सटॉर्शन हो गया, अवेटमेंट हो गई, तो ये चीजें वहां अपराध मान ली जाएंगी। जैसे 8 का 2, 3, 4 है। अब इसका एक एग्जांपल दो, मान के चलो मैं एक एग्जांपल और दे देता हूं आपको, ठीक है। 8 का 3 लेते हैं, 8 का 3 ऑफ बीएनएस, ठीक है, और 65 आईपीसी। ये बात किसकी करते हैं? ये करते हैं लिमिट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। लिमिट की बात करते हैं, ऑफ फाइन व्हेन इम्प्रिजनमेंट ऑफ फाइन अवॉर्डेबल। अब ये ऐसी सिचुएशन की बात करते हैं कि एक ऐसी सिचुएशन है जब फाइन और इम्प्रिजनमेंट दोनों दी जा गई है। अब एक ऐसे व्यक्ति को क्या दिया गया है, फाइन भी लगा गया है उसके ऊपर और इम्प्रिजनमेंट भी दी गई है। मान लो कोई व्यक्ति है, उसको 3 साल की सजा दी गई है और प्लस फाइन दिया है 1000 रुपए। अब वो फाइन नहीं भर पा रहा है और 3000 तो हो गए। तो अब ये जो 65 है इसी की बात करती है कि उसको 1000 के बदले कितनी सजा दी जा सकेगी। तो ये बात करते हैं कि जिस ऑफेंस के लिए उसे सजा दी गई ना, उस ऑफेंस में जितनी पनिशमेंट है ना, उसका 1/4 से ज्यादा नहीं दी जा सकेगी। तो अब मान के चलो हम एक थेफ्ट का एग्जांपल लें, इसमें 0 to 3 तक सजा हो सकती, तो मैक्सिमम कितनी है 3 साल। तो 3 का 1/4 कितना हुआ, 12 या 36, यानी नोचो को 36, यानी 9 मंथ इसको पनिशमेंट और होगी। तो अब ये टोटल 3 + 9 मंथ पनिशमेंट काटेगा। तो अब ऐसी सिचुएशन मान के चलो स्पेशल एक्ट में आ जाए, कहीं स्पेशल कोर्ट में आ जाए, स्पेशल एक्ट फॉलो हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन आ जाए, उसे डिफॉल्ट के लिए पनिशमेंट दी जाए, तो वहां तो डिफाइन नहीं है स्पेशल लॉ में। तब क्या होगा, तो तब यहां से सहारा ले लिया जाएगा आईपीसी का और उसके अकॉर्डिंग वहां पे जज साहब उसका सहारा लेके डिसीजन कर देंगे। तो ये तो बात थी जनरल सी, इसमें जो समझने वाली थी वो कि एक्सटेंशन इसका कहां तक है। आई होप ये आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट जो इसका सब क्लॉज बी है वो क्या कहता है? सब क्लॉज बी जो है वो कहता है कि ये सेक्शन है, सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 189, सेक्शन 211, 212, 238, 239, ये कुछ सेक्शंस हैं, ठीक है। तो ऐसे ही सब सेक्शन 1 329 की होगी। तो इन सेक्शन में ऑफेंस का मतलब क्या होगा, अब ये बात हो रही है इस सेक्शन के अंतर्गत। द वर्ड ऑफेंस शैल हैव द सेम मीनिंग। तो इन सेक्शन के अंतर्गत भी जो मतलब होगा ऑफेंस का वह वही होगा जो हमने सब क्लॉज ए में दिया था और ऊपर दिया था, उनके अंतर्गत भी मतलब वही निकाला जाएगा। मतलब ये भी स्पेशल और लोकल लॉ तक अपने आप को एक्सटेंड कर देंगे। इन सेक्शन में जब भी जरूरत पड़ेगी स्पेशल या लोकल लॉ में, तब इनके अकॉर्डिंग यूज कर लिया जाएगा और आईपीसी के अकॉर्डिंग ये वहां तक एक्सटेंड हो जाएंगे। पर एक कंडीशन जो लगाई वो क्या लगाई, व्हेन द एक्ट पनिशेबल अंडर द स्पेशल और लोकल लॉ। अब एक कंडीशन जो लगाई वो क्या लगाई, वो ये लगाई इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 6 months और मोर वेदर विद और विदाउट फाइन। पर इनके अंतर्गत अगर कोई स्पेशल और लोकल लॉ में आपको मतलब निकालना है कि ऑफेंस की कैटेगरी में उसे डालना है, तो उसको ऑफेंस आप तभी मानोगे जब उसमें पनिशमेंट 6 महीने या उससे ज्यादा की है। अब वो विद फाइन के साथ भी हो सकती है और विदाउट फाइन के साथ भी हो सकती है, मतलब जुर्माने के साथ भी हो सकती है, बगैर जुर्माने के।
मैं इसको भी आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। जैसे चलो इसकी एक सेक्शन 212 ले लेता हूं एग्जांपल के तौर पे, 212 को हम चूज कर लेते हैं। 212 इसकी आईपीसी या सॉरी इसकी बीएनएस की, ठीक है। और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन आईपीसी में क्या है, 249 आईपीसी हो गई, ठीक है। इसको समझ लेते हैं एग्जांपल से, ठीक है। अब इसको समझते हैं, ये पहले तो ये बात बताएं कि 212 जो बीएनएस है वो क्या बात करती है, वो हार्बरिंग ऑफेंडर की बात करती है। मतलब अपराधी को सश्रय देना, हार्बरिंग ऑफेंडर। अब होता क्या है कि कई बार कोई अपराध करके आता है और आप उसको सहारा दे देते हो, ठीक है, तो इसको कहते हैं हार्बरिंग। उसे खाना दे दिया या कोई और हेल्प कर दिया आपने, इसको कहते हैं हार्बरिंग। पर इसमें क्या है कि पति और पत्नी अगर एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो वो इसका एक्सेप्शंस होते हैं। अब मैं आपको बताऊं, जैसे किसी ऐसे ऑफेंस के लिए आप हार्बरिंग कर रहे हो जिसमें पनिशमेंट डेथ की है, डेथ पेनल्टी है, तो वहां पे अगर कोई जो सहारा दे रहा है पर वो पति पत्नी में से नहीं है, कोई और है, तो उसको 5 साल तक की सजा दी जा सकेगी। वहीं अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसमें इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और 10 ईयर तक उसका एक्सटेंशन हो सकता है पनिशमेंट का, तो वहां 3 साल आपको दी जाएगी। पर पति पत्नी इसमें एक्सेप्शन है। ये तो थी हार्बरिंग ऑफेंडर का मतलब, मैंने जो मोटा मोटा आपको यहां समझाया। अब ये बात ये हो रही है कि इस चीज को भी स्पेशल लॉ और लोकल लॉ में कहीं जरूरत पड़ती है। हार्बरिंग ऑफेंडर अगर लोकल और स्पेशल लॉ में कोई ऐसा ऑफेंस है और उसमें अगर कोई हार्बरिंग कर रहा है और हार्बरिंग वहां डिफाइन नहीं है, तो मतलब कहां से निकाला जाएगा, आईपीसी से के अकॉर्डिंग उसमें भी वो पनिशेबल हो जाएगा, ठीक है। पर अगर उस ऑफेंस में जो स्पेशल लॉ में जो ऑफेंस है और वो हार्बरिंग जो कर रहा है वो ऐसे अपराध के लिए कर रहे हैं जिसमें पनिशमेंट ही 6 मंथ से कम है, 6 और 6 महीने से कम है, चाहे वो फाइन के साथ हो चाहे उसके हो, तब वहां पे उसके अंतर्गत हार्बरिंग के अकॉर्डिंग ऑफेंस नहीं माना जाएगा। इतनी सी बात इसका सब क्लॉज बी कहना चाहता है। मतलब 6 महीने से अगर कम पनिशमेंट है तो वहां इन सेक्शन के अंतर्गत ऑफेंस नहीं माना जाएगा। इतनी सी बात ये कहता है। तो ओवरऑल मैंने आपको बताया कि आईपीसी के अकॉर्डिंग वो सारी चीज ऑफेंस है जिसे आईपीसी ने या बीएनएस ने पनिशेबल बनाया है अपने द्वारा। एक्सेप्ट 2 चीजें छोड़ दो, जो चैप्टर है, जो सेक्शन है, जो सब क्लॉज 1 और 2 में दिए, और सब क्लॉज 1 और 2 के अंतर्गत जो सेक्शंस दिए हैं वो भी पनिशेबल हो जाती है। स्पेशल और लोकल लॉ आईपीसी से तो है ही, स्पेशल लॉ और लोकल लॉ से भी हो जाती हैं। और उनका कैसे कैसे यूज होना है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जरूरत क्यों पड़ी इसकी। तो ये सेक्शन जो है ऑफेंस, कहने को तो बहुत लोग कहते हैं कि जनरली एक फर्स्ट क्लॉज पढ़ाएंगे कि जिसे पनिशेबल बना दिया गया है किसी भी थिंग को, वो है। बाकी मैं आपको बता दूं एक्चुअल ये पूरी तरह से क्लियर डिफाइन नहीं करेगी, इसलिए इसको समझने में बहुत समस्याएं होती हैं। पर आई होप आज मैंने जिस तरीके से आपको समझाया है, तो आज के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको इस सेक्शन में कोई समस्या आएगी। और ये कैसे सीआरपीसी के ऑफेंस की डेफिनेशन से अलग है, कहाँ इसका दायरा बढ़ा है, कहाँ घटा हुआ है, वो भी सारी चीजें मैंने आपको बता दी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल टू गेट फ्री स्टडी मटेरियल। मैं इस क्यूआर कोड पर आप स्कैन कर लीजिए, आपको इजीली टेलीग्राम चैनल पे जाके आपको मेरी पीडीएफ इस टॉपिक से रिलेटेड हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बना के डालता हूँ, आपको मिल जाएगी। और आप इस टेलीग्राम पे जाके लीगल गाइड 360 करके भी सर्च करेंगे, तब भी आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकेंगे। और यूट्यूब पर भी आप लीगल गाइड 360 या इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डालता हूँ, आप वहां से जाकर मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। और कोई और जानकारी अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको चाहिए हो जो समझ में नहीं आई आपको, वो आप में से कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। कल फिर किसी नए लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।